Hello students, welcome on Vigyanash. Today's topic is regarding the water holding capacity of soil. कि कोई मिट्टी है, किसी भी प्रकार की मृदा है, वो कितना पानी अपने अंदर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल भी बोलते हैं हम. लेकिन निकालेंगे कैसे इसको? इसके लिए हमें चाहिए फनल, फिल्टर पेपर, मेयरिंग सिलेंडर, वेइंग मशीन एंड बीकर. हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था. फनल कीप होगी, फिल्टर पेपर है, मेयरिंग सिलेंडर मापक सिलेंडर है, वेइंग मशीन भार तोलने वाली मशीन है और एक बीकर है. इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे. सबसे नीचे बीकर है, बीकर में फनल है, फनल के बीच में हमने क्या लपेट के रख लिया? फिल्टर पेपर. उस फिल्टर पेपर के बीच में क्या डाल दी हमने? मिट्टी डाल दी है. अब हमने मेयरिंग सिलेंडर से मान लीजिए 50 ml वाटर ले लिया, तो वो 50 ml वाटर इसके अंदर ड्रॉप करके डालना है. कब तक? जब तक नीचे ड्रिपिंग शुरू नहीं हुई. जैसे ही ड्रिपिंग शुरू हुई इस प्रैक्टिकल को रोक दीजिए. अब आप ये देखिए कि आपके मेयरिंग सिलेंडर में कितना पानी बच गया. तो बचे हुए पानी को इनिशियल जो हमने 50 ml लिया था उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने ml पानी इस 50 ग्राम सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है. वो होगी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो चलते हैं अब. तो प्रोसीजर में टुक 50 ग्राम ऑफ सैंडी सॉइल. तो आपने इस प्रैक्टिकल को पहले सैंडी सॉइल के साथ करना, फिर लोमी के साथ करना और फिर क्ले के साथ करना. तो सबसे पहले हमने किसके साथ किया? 50 ग्राम ऑफ सैंडी सॉइल कर दिया. प्लेस द फिल्टर पेपर इन फनल एंड पुट सॉइल इन इट. फिल्टर पेपर को फनल में रखा है और उसके बीच में हमने सॉइल डाल दी. प्लेस इट अबव द बीकर, और बीकर के ऊपर इसको रख दिया. टुक 50 ml ऑफ वाटर इन मेयरिंग सिलेंडर. जो मापने वाला सिलेंडर है उसमें 50 ml माप के पानी ले लिया. बीकर भी 50 ml पानी होता है, उसमें डाल लीजिए. पोर द वाटर इन द सॉइल टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. धीरे धीरे पानी को मिट्टी में डाल दीजिए जब तक नीचे ड्रिपिंग ना शुरू हो जाए. नाउ रिकॉर्ड द कैलकुलेशंस. अब कैलकुलेशन को आपने रिकॉर्ड करना है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर टाइप ऑफ सॉइल. उसके बाद आपने इसको लोमी सॉइल, क्ले सॉइल के साथ रिपीट कर लेना है. जब आप इसको कंप्लीटली रिपीट कर लोगे 2-3 बार, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? फिर हम कैलकुलेशन निकालेंगे. तो कैसे? तो कैलकुलेशन हमारे पास है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? वेट ऑफ सॉइल दैट इज इक्वल टू W ग्राम. तो हमने पता ही, हमने 50 ग्राम यूज़ किया. लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकर. हमने शुरू में कितना पानी लिया था? 50 ml. उसको हमने क्या मान लिया? UML ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेयरिंग सिलेंडर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. जब हमारे पास बाद में एक्सपेरिमेंट हो गया तो जितना बच गया कि उसको क्या मान लिया हमने? VML. तो हमारा कितना बचा? 30 ml. तो ये तो हमारे प्रैक्टिकल की वैल्यू है ना. आपके वैल्यू की कुछ और हो सकती है. उस टाइम पे जो भी आएगा उसको आपने V लिख लेना है. तो V इज इक्वल टू 30 ml. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल. देखिए ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो हम कैसे निकाल लेंगे? U माइनस VML. तो हमारा शुरू में U कितना है? 50. बचा कितना? 30. तो यूज़ कितना हुआ? 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20 ml यूज़ हो गया, राइट. लेकिन ये ml में है. अब हम इसको क्या करेंगे? वेट में निकाल लीजिए. वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल जितना है उसको ग्राम कर देना बस. तो ऊपर कितना बचा? 20 ml. तो यहाँ क्या आ गया? 20 ग्राम आ गया है. ये हम फॉर द ओनली एक फैसिलिटी है. वैसे 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के इक्वल नहीं होता है, पर हम मान के चल लेते हैं. तो 1 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम. दैट्स वाई 20 ml किसके बराबर हो गया? 20 ग्राम के आ गया. अगर आपसे पूछी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो ये है जितनी है. अगर पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अगर परसेंटेज है तो ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे आप. U माइनस V डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारा U कितना था? 50. V कितना था बचा बाद में? 30. वेट ऑफ सॉइल कितना लिया? 50 मल्टीप्लाई बाय 100. अब 50 में से 30 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 20. तो 20 अपॉन 50, काट के आंसर कितना आ गया? 40%. तो इस तरह से जो हमारे पास कौन सी सॉइल है? सैंडी सॉइल है, उसकी जस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी आ गई? 40% आ गई. तो इसी तरह से आप बाकी सॉइल्स की निकाल सकते हैं. आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसको समझिए, आपको समझ आ जाएगा. इसके सिवा हमारे पास एक क्वेश्चन और रहता है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन है क्या एक्चुअली? सॉइल इरोजन क्या है? जो मिट्टी के सबसे ऊपर वाली परत होती है, जो मृदा की सबसे ऊपर वाली परत होती है, ये हवा, पानी, ग्लेशियर्स के साथ उड़ के इधर से उधर चली जाती है या बह के इधर से उधर चली जाती है. तो इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है. द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल
बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और ग्लेशियर्स इज नॉन एज सॉइल इरोजन। तो लिखेंगे कैसे? द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर को रिमूव करना है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स, इनके द्वारा इज नॉन एज सॉइल इरोजन। अब इसके क्या कारण है? क्या सॉइल इरोजन अच्छी चीज़ है? आपके खेत के सबसे ऊपर वाली मिट्टी बह के कहीं और चली जाए तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म होगी, आपकी ज़मीन क्या हो जाएगी? अनफर्टाइल हो जाएगी। तो हमें बैरन लैंड थोड़ी चाहिए ना। लेकिन क्या कारण है, सॉइल इरोजन होता क्यों है? नंबर 1, डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या है? कि जंगलों को ख़त्म करना। जब हम जंगल को काट रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। हमने पेड़ ही काट दिए तो वो जो ग्रिप था वो ख़त्म हो गया। जब वो ग्रिप ख़त्म हो गया तो मिट्टी इधर से उधर चली जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेन कॉज। तो कैसे लिखेंगे आप? रूट्स ऑफ प्लांट्स फर्मली फिक्स द सॉइल, सो डू नॉट लेट इट टू फ्लो विद वाटर और एयर। क्लियरिंग ऑफ ट्रीज मीन्स एक्सपोजिंग द सॉइल टू वाटर, एयर एक्सेट्रा, सो इट्स erosion टेक प्लेस। सेकंड इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? एक ही जगह पे बार बार पशुओं को चराना, या एक शब्द में बोलते हैं अतिचारण। अब देखिए पशु एक ही जगह घास चुग रहे हैं चुग रहे हैं चुग रहे हैं, क्या होगा? अल्टीमेटली वो घास खत्म हो गया, घास खत्म हो गया, रूट्स खत्म हो गई, रूट्स खत्म हो गया, तो नेचुरली वो जो अटैच था, वो ग्रिप था, वो खत्म हो गया। तो ओवर ग्रेजिंग भी मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का। ओवर ग्रेजिंग एट अ प्लेस क्लियर द ग्रास, दस सॉइल बिकम लूज एंड गेट इरोडेड। और इसके सिवा एग्रीकल्चर वर्क, जब हम कभी खेत प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसके बाद हवा चलती तो वो भी जो लूज मिट्टी है उसको उड़ा लेती है। मेकिंग ऑफ रोड्स, पहाड़ों में काट के जब रोड बनता है तो भी मिट्टी इधर से उधर फेंक दी जाती है, वो पानी के साथ बह जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऐसे कई और कारण हैं दैट रिजल्ट इन द सॉइल इरोजन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, तो ये काफ़ी है आपके लिए 3-4 पॉइंट। आप थर्ड पॉइंट को थर्ड, 4, 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड एग्रीकल्चर, फोर्थ मेकिंग ऑफ रोड, 5 कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आया, हाउ दिस सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? तो नंबर 1, डू नॉट कट द ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए। और क्या कर सकते हैं आप? प्लांट मोर एंड मोर ट्री एंड सक्सेस दैम आल्सो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और उनको कामयाब भी कीजिए, राइट। द डायरेक्शन ऑफ क्रॉप मस्ट बी अपोजिट टू द स्टीपनेस ऑफ फील्ड। एक ध्यान रखिए, मान लीजिए आपका जो खेत है वो साउथ से नॉर्थ की ओर क्या है? टेढ़ा है, मतलब साउथ साइड ऊंची है और नॉर्थ साइड नीची है। तो जब आप गेहूं बीजेंगे तो उसकी लंबी लाइनें नॉर्थ से साउथ नहीं लगानी, ईस्ट से वेस्ट लगानी है। क्यों? जब ईस्ट वेस्ट में लाइनें होंगी तो ऊपर से जो मिट्टी आएगी वो उससे टकरा टकरा के रुक जाएगी और उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉप मस्ट बी अपोजिट टू द स्टीपनेस ऑफ द फील्ड। थर्ड, इरिगेशन आफ्टर द प्लोइंग आल्सो प्रिवेंट इरोजन। आपने खेत में हल चलाया है, मान लीजिए हल आज आपने चलाया सिर्फ किसके लिए? वीडिंग के लिए, कि जो उसके अंदर जो वीड्स हैं वो मर जाएं। तो आप 2-3 दिन के बाद उसके बाद उसको क्या कर दीजिए? इरिगेट कर दीजिए, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। प्रोहिबिट ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण को रोक दीजिए, पशुओं को एक ही जगह पे बार बार मत चराइए। एंड यूज ऑफ फील्ड बंद्स टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रन ऑफ वाटर। देखिए रन ऑफ वाटर क्या होता है? जब बारिश होती है तो बारिश का कुछ पानी तो मिट्टी पी लेती है ना, वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, और बाकी जो पानी वो बहना शुरू हो जाता है। वो जो पानी ऐसे बह रहा है उसे हम बोलते हैं रन ऑफ वाटर। अब फील्ड बंद क्या चीज़ है? दूसरी चीज़, जो खेतों के किनारे पे हमने मेड़ लगाई होती है जिसको हम बन्ने बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड बंद। पुराने समय में छोटे छोटे खेत ऊपर फील्ड बंद होते थे तो सॉइल इरोजन कम होता था। क्यों? सोचिए ज़रा, बारिश पड़ी, पानी रुक गया, वो रुक के फील्ड बंद के ऊपर से बाहर को निकला है, तो जो मिट्टी वो लेके गया था बहा के, वो आपके खेत में ही रहेगी, वो पड़ोसी के खेत में नहीं पहुंची। ठीक है ना जी। लेकिन आज क्या है, हमारे पास ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर छोटे खेत में घूमता नहीं है, इसलिए जो साइज़ ऑफ फील्ड है वो बड़ा हो गया, फील्ड बंद खत्म हो गए, सॉइल इरोजन बढ़ गया। हम उसको रोक सकते हैं, बड़े खेतों के किनारे भी जो फील्ड बंद है वो बढ़िया बना दीजिए, सो दैट आपके खेत का जो न्यूट्रिएंट है वो आपके खेत में ही रहे। तो इस तरह से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं तो फ़ायदा हमारा ही है, आने वाले पीढ़ियों को भी क्या मिलेगी? सॉइल फर्टाइल फॉर्म में ही मिल जाएगी। देन अगला जो टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन।
एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? द एडिशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन द सॉइल दैट किल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट इज़ नॉन एज सॉइल पोल्यूशन। हम हार्मफुल वेस्ट को जब सॉइल में मिक्स करते हैं तो इतने ज़्यादा वो टॉक्सिक हो जाता है कि इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको लिए वो एक थ्रेट बन जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो आपका आंसर ये रहेगा, हार्मफुल वेस्ट लाइक पॉलीथीन, प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दीज ऑल कॉज द सॉइल पोल्यूशन। तो ये हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक पॉलीथीन को इधर फेंक देते हैं, ये सब सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। हम बचाएं कैसे, इसको क्वेश्चन आया। डू नॉट ऐड पॉलीथीन एंड प्लास्टिक इन सॉइल। पॉलीथीन और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए, खेतों में मत फेंकिए। डू नॉट यूज़ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से थोड़ा दूर रहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके लिए? इन सब से दूर रहने का ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। जहाँ आप फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं वहाँ आप क्या यूज़ कर लीजिए, नीम ऑयल को यूज़ कर लीजिए, नीम के पत्तों का रस यूज़ कीजिए, काऊ यूरिन को यूज़ कीजिए, चिली पाउडर यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपकी जो क्रॉप है इसको किससे बचा लेंगी? इंसेक्ट से बचाती हैं। लेकिन एक थोड़ा ध्यान रखिए, जब तक हम छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं ये चीज़ें काम करेंगी। बड़े स्केल के लिए आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपके साथ आपके पड़ोसी, जब हम सब मिलके इकट्ठा काम करेंगे तो जिस तरह से सिक्किम दुनिया का पहला राष्ट्र प्रदेश बन चुका, स्टेट बन चुकी है जिसमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो हम पूरे इंडिया को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेज के साथ सॉइल को बचा के रखिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।